हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। आज मैं आपको द्वितीय क्रियाकलाप कराऊंगी। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 है द्वितीय क्रियाकलाप। द्वितीय क्रियाकलाप सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं। इसे आप एक क्वेश्चन भी बना सकते हो। द्वितीय क्रियाकलाप का मतलब होता है द्वितीय गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधन का मूल्य बढ़ जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बना दिया जाता है। जैसे कपास का सीमित उपयोग करके उसे तंतु में परिवर्तित कर देना, यह सब द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि द्वितीय क्रियाकलाप कहते किसे हैं। जैसे प्राथमिक में प्रकृति से प्राप्त होने वाले संसाधन होते हैं, तो द्वितीय क्रियाकलाप में प्राथमिक की सहायता से द्वितीय में से बदलकर उसे मूल्यवान बना दिया जाता है और वो द्वितीय क्रियाकलाप बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं विनिर्माण किसे कहते हैं। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना, लेकिन वर्तमान संदर्भ में यदि देखा जाए तो विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल को मशीनों की मदद से अधिक उपयोगी और मूल्यवान सामान में बदल देना विनिर्माण कहलाता है। यह भी द्वितीय क्रियाकलाप का एक रूप माना गया है। विनिर्माण उद्योग कौन से होते हैं, ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनेगा। ये भौगोलिक रूप से स्थित विनिर्माण इकाइयां हैं जो कच्चे माल को स्थानीय या दूर के बाजारों में बिक्री के लिए उच्च मूल्य के तैयार माल में बदल देती हैं। ये विनिर्माण उद्योग होते हैं। अब होता है विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं क्या होती हैं। विनिर्माण उद्योग की पहली विशेषता, इसमें कौशल का विशिष्टीकरण होता है। हर एक कर्मचारी अपने काम को करने में इतना निपुण हो जाता है कि फटाफट उसके हाथ चलते हैं। यंत्रीकरण होता है, यानी कि मशीनों का सहारा लिया जाता है। नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। संगठनात्मक संरचना और स्तरीकरण बनाए जाते हैं। बड़े बड़े संगठनों का निर्माण किया जाता है और असमान भौगोलिक वितरण तैयार किया जाता है। हर जगह उस माल को पहुंचाए जाने की व्यवस्था तैयार करी जाती है। उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। उद्योगों के स्थान को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं? आप अगर एक उद्योग लगाते हो तो आप सबसे पहले क्या चीज देखोगे? पहले ये देखोगे कि बाजार तक पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, ऊर्जा के स्रोत तक पहुंच होनी चाहिए। तीसरा, कच्चे माल तक पहुंच और श्रम आपूर्ति तक पहुंच, यानी कच्चा माल आसानी से मिल जाए, काम करने वाले श्रमिक आसानी से मिल जाए, परिवहन और संचार सुविधाओं तक हमारी पहुंच हो और समूह तक पहुंच हो तथा सरकार की नीतियों तक हमारी पहुंच हो। ये किसी भी उद्योग को प्रभावित करने वाले कारण है। ये शॉर्ट में दे रखे हैं, आप इसको विस्तार से लिखेंगे। ये आपको हिंट दे रखी है, बाजार तक पहुंच, यानी हम उद्योग वहीं पर लगाएंगे जहां हमारा बना हुआ माल बाजार में बिक जाएगा, जहां हमें ऊर्जा के सभी स्रोत आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, जहां कच्चा माल लेने के लिए हमें दूर दराज के इलाकों में नहीं जाना पड़ेगा बल्कि आसपास के बाजारों में मिल जाएगा, और श्रमिक हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो वहां हम उद्योग लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। एक और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार होता है विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, सबसे पहले आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर वर्गीकरण, इस आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग भी कहा जाता है इनको, या कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग जो घर की कुटिया से शुरू हो जाते हैं, जिसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है और इसमें घर के सदस्य मिलकर किसी भी उद्योग को चला देते हैं। वो घरेलू उद्योग या कुटीर उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। कारीगर स्थानीय कच्चे माल, साधारण औजार का प्रयोग करते हैं और उत्पादन परिवार के सदस्यों की मदद से किया जाता है। इसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। कुटीर उद्योग और घरेलू उद्योग एक ही बात है। दूसरा आता है छोटे पैमाने के उद्योग। इस प्रकार के उद्योग अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार देते हैं, बिजली से चलने वाली मशीनों द्वारा संचालित होते हैं और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं और कार्यशालाओं में उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जैसे छोटी मोटी फैक्ट्रियां लगा देना। उसके बाद आते हैं बड़े पैमाने के उद्योग। इसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बड़े पैमाने के उद्योग है। इसमें बड़े बाजार की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, कुशल श्रमिक, उन्नत तकनीक और बड़ी पूंजी शामिल होती है। बड़े पैमाने के विनिर्माण उद्योगों को दो प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। एक परंपरागत बड़े पैमाने का उद्योग और एक उच्च टेक्नोलॉजी वाले बड़े पैमाने का उद्योग। अब एक क्वेश्चन तैयार करेंगे हम, कच्चे माल पर आधारित उद्योग। कच्चे माल पर आधारित उद्योग जैसे कृषि पर आधारित उद्योग, इसमें खेतों से कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदल दिया जाता है। दूसरा, खनिज पर आधारित उद्योग, ऐसे उद्योग जिनके लिए जो खनिजों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं उन्हें खनिज पर आधारित उद्योग,
कृषि पर आधारित उद्योग, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, ये वाले उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग। चीनी उद्योग, गुड़ उद्योग, ये सारा कृषि पर है। खनिज पर आधारित उद्योग जैसे लोहा, पेट्रोल, ये वाला उद्योग खनिज पर है। फिर रसायन आधारित उद्योग, ये उद्योग प्राकृतिक रासायनिक खनिजों का उपयोग करते हैं। वन आधारित उद्योग वो जो वन उत्पाद जैसे लकड़ी, बांस, घास, लाख आदि का उपयोग करते हैं, वन आधारित उद्योग कहलाते हैं। फिर आता है पशुओं पर आधारित उद्योग। एक बहुत सुंदर सा फ्लो चार्ट बनाना चाहिए इसमें आपको और फिर एक्सप्लेन करना चाहिए। वो उद्योग जिनके लिए चमड़ा, ऊन, वस्त्र, हाथी दांत जैसे पशुओं से उत्पादों को उपयोग किया जाता है, उन्हें पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। फिर आता है इसमें उत्पाद आधारित उद्योग। ये तैयार उत्पादों या उत्पादों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करते हैं। जैसे आधारभूत उद्योग, लोहा एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि सभी उद्योगों के लिए लोहा बहुत जरूरी है। ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। आधारभूत उद्योग वो उद्योग होते हैं जो सभी उद्योगों की नींव माने जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत में लोहे को आधारभूत उद्योग कहा जाता है, क्योंकि हर चीज के लिए लोहे की जरूरत पड़ती है, इसलिए लोहा एक आधारभूत उद्योग है। उपभोक्ता वस्तु उद्योग, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जिसकी कस्टमर ने डिमांड करी और वही उद्योग चालू हो जाता है, उसे उपभोक्ता वस्तु उद्योग कहा जाता है। वे उद्योग होते हैं जो सीधे उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु जैसे चाय, बिस्कुट, प्रसाधन सामग्री आदि का उत्पादन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बनेगा इसमें स्वामित्व पर आधारित उद्योग। स्वामित्व पर आधारित उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग वो उद्योग होते हैं इस प्रकार में किसी उद्योग का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य के हाथों में होता है, मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण से संबंधित। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। दूसरा, निजी क्षेत्र के उद्योग। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा लगाए गए उद्योग जिनका मालिक कोई निजी व्यक्ति होता है, उसे निजी क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जिनका संयुक्त स्वामित्व और प्रबंधन निजी और सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जाता है, उन्हें संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन छोटा सा तैयार करेंगे, स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये किसी विशिष्ट कच्चे माल जिनके भार में कमी हो रही होती है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। यह उद्योग संगठक और पुर्जों पर निर्भर करते हैं जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। सामान्यतः ये उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं और इनकी स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सड़कों के जाल के द्वारा अभिगम्यता होती है। अब एक क्वेश्चन, परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा गया था या कौन से होते थे। परंपरागत बड़े पैमाने के उद्योग ज्यादातर कोयला क्षेत्रों के पास स्थित होते थे। ऐसे उद्योग जहां से कोयला निकाला जाता था वहीं पर ही उद्योग लगा दिए जाते थे, क्योंकि इनको लाने और ले जाने में दिक्कत ना हो और खर्चा ज्यादा ना आए। क्षेत्रों के पास स्थित भारी उद्योग हैं और धातु पिघलाने, भारी इंजीनियरिंग, रसायन निर्माण, कपड़ा उत्पादन में शामिल होते हैं। उनकी विशेषताएं होती है कि यहाँ पर उच्च रोजगार होता है, आवास का उच्च घनत्व होता है, जिनमें घर घटिया प्रकार के होते हैं, मजदूरों के रहने के लिए घर कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं बनाए जाते हैं, एवं सेवाएं अपर्याप्त होती है। न पीने के पानी की व्यवस्था होती है, न ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था होती है। अनाकर्षक वातावरण होता है और प्रदूषण तथा कचरे के ढेर इनके आसपास रहते हैं। ये परंपरागत पहले के समय में लगाए जाने वाले उद्योगों की विशेषता होती थी, जैसे कि तुमने पुरानी फिल्मों में देखा भी होगा। रूहर कोयला क्षेत्र जर्मनी। कोयला और लौह अयस्क के भंडार के कारण यह क्षेत्र एक यूरोप का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन कोयले की मांग घटने और लौह अयस्क समाप्त होने और औद्योगिक अपशिष्ट और प्रदूषण बढ़ने से उद्योग अब धीरे धीरे सिकुड़ने लग गया है। यहाँ पर कोयला का जो रूहर कोयला क्षेत्र था वो धीरे धीरे घटने लग गया है। अब एक नया रूहर भूदृश्य सामने आया है जो ओपेल कार बनाने का कारखाना बन गया है। यहाँ पर ओपेल कार बनाई जाती है। ये नए रासायनिक संयंत्र, विश्वविद्यालय तथा शहर के बाहर के शॉपिंग सेंटर जैसे अन्य उत्पादों पर केंद्रित होता है। अब आता है उच्च टेक्नोलॉजी उद्योग। आपने परंपरागत बड़े पैमाने के औद्योगिक प्रदेश भी पढ़ लिए। अब उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध और विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की विशेषता होती है कि संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग
सफेद कॉलर श्रमिक यानी व्यावसायिक सफेद कॉलर श्रमिक ये उच्च और दक्ष होते हैं। उच्च होते हैं और दक्ष मतलब बड़े निपुण होते हैं अपने काम को करने में। ये विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन यानी नीला कॉलर, एक एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ जाएगा। सफेद कॉलर किसे कहा जाता है, नीला कॉलर किसे कहा जाता है। ये श्रमिक वास्तविक उत्पादन यानी नीला कॉलर श्रमिक की संख्या में अधिक होते हैं। इस भूदृश्य में विशाल भवनों, कारखानों एवं भंडार क्षेत्रों के स्थान पर आधुनिक, नीचे साफ सुथरे बिखरे कार्यालय और प्रयोगशालाएं देखने को मिलती है। अब एक छोटा क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी ध्रुव किसे कहते हैं। 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी ध्रुव उच्च टेक्नोलॉजी के उद्योग जो प्रादेशिक संकेंद्रित होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और उच्च विशिष्टता लिए होते हैं, उन्हें प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है। लौह और इस्पात उद्योग, इसे आधारभूत उद्योग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल या आधार प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग की स्थिति कच्चे माल के स्रोत के समीप ही होती है, जहां लोहा, अयस्क, कोयला, चूना, पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। छोटे इस्पात कारखाने जिनका निर्माण और संचालन कम महंगा है और अवस्थिति के लिए कच्चे माल की अपेक्षा बाजार का समीप होना अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि कच्चे माल के रूप में रद्दी धातु बाजार से उपलब्ध हो जाती है। परंपरागत रूप से अधिकतर इस्पात का उत्पादन विशाल संगठित संयंत्र द्वारा ही किया जाता है, पर यह छोटे इस्पात संयंत्र जिसमें केवल एक प्रक्रिया इस्पात निर्माण होता है अधिक लगने लगे हैं, इसलिए छोटे इस्पात संयंत्रों की मात्रा वो बढ़ती जा रही है। अब मैप का भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, जैसे वितरण ये कहाँ फैले हुए हैं। यह उद्योग विकसित और विकासशील देशों में जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, यूक्रेन, जापान, चीन और भारत में जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला आदि में फैले हुए हैं। कल बच्चों में आपको एक इंडिया का मैप भरना सिखाऊंगी और एक वर्ल्ड का मैप भरना सिखाऊंगी। एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है बस 2 नंबर का, सूती वस्त्र उद्योग किसे कहा जाता है। हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग जिनके लिए हथकरघा और मशीन करघा दोनों करघा का इस्तेमाल किया जाता है। हथकरघा यह श्रम गहन है, अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार देता है, छोटी पूंजी से शुरू हो जाता है और इसमें सूत की कताई, बुनाई जैसी प्रक्रियाएं शामिल की जाती हैं। और बिजली करघा उद्योग, इसमें कम श्रम लगता है, मशीनों का उपयोग और उत्पादन अधिक होता है। और तीसरा कारखाना, यह अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे कपास की आवश्यकता होती है और थोक में उत्पादन होता है। भारत, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और मिस्र दुनिया के आधे से ज्यादा कच्चे कपास का उत्पादन करते हैं। अब सूती कपड़ा उद्योग श्रम लागत के कारण कम विकसित देशों में स्थानांतरित हो रहा है। तो इस अध्याय में सिर्फ इतनी ही चीजें अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपके पूरे नंबर आने के चांस है। अब आप ये कर सकते हैं कि जिस भी बच्चे को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे लिख सकते हो और मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। और किसी भी बच्चे को आप मेरा YouTube का चैनल का लिंक दे सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।